देखिए, पहले सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। इसके पहले मैं पढ़ा रहा था बल तथा दाब, उसी में 4-5 लेक्चर हो गए हैं। तो अगले लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए आज उसके आगे बढ़ाएंगे, जो कि कक्षा 8 के बच्चों के लिए है, विज्ञान विषय। और यह प्रोग्राम चल रहा है B1 क्लासेस पर, जिसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि आप विषय संबंधित कक्षाएं प्रतिदिन अपने नोटिफिकेशन पाते रहेंगे और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। इससे आपको शिक्षा में सुविधा मिलेगी और घर बैठे ही आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा कोचिंग के लिए, और बिना किसी शुल्क के आप पढ़ेंगे। तो आगे हम चल रहे हैं। आज बल तथा दाब के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज बताएंगे आप लोगों को घनत्व क्या होता है। इसके बाद आप बताएंगे उत्प्लावन बल क्या होता है। फिर इसके बाद बताएंगे आपको प्लवन, और फिर इसके बाद बताएंगे द्रव का दाब क्या होता है। फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, काफ़ी चीज़ें आज बताएंगे, तो जिसे आप लोग अपने नोट्स में नोट करते रहिएगा और विषय को पूरा करते रहिएगा, जिससे कि आपका नोट तैयार भी होता रहे और पढ़ाई भी अच्छी से लगातार जारी रहे। तो आगे चलिए, आज बताते हैं घनत्व क्या होता है। देखिए, पहले घनत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। हमने अभी तक पदार्थों के बारे में जाना है, पदार्थ क्या होते हैं, वे स्थान घेरते हैं, उसी से संबंधित जुड़ा हुआ है यह घनत्व। तो होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को, जैसे थोड़ी देर के लिए हम एक डस्टर ले रहे हैं, अब इसका द्रव्यमान यानी कितना वजन है, फिर इसका आयतन है, चारों तरफ इसने एक क्षेत्र घेर रहा है, इसका दोनों का अनुपात हम ले लेते हैं, जो इसके बाद प्राप्त होता है वह उसका क्या होता है, घनत्व कहलाता है। तो लिखिए आप लोग, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु का घनत्व कहलाता है। ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। यानी अनुपात जो होता है उसमें क्या कहते हैं, उससे भाग देते हैं, किससे, द्रव्यमान में आयतन से भाग देंगे। इसका सूत्र भी लिख लीजिए आप लोग, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसको हम D = m/v से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ D क्या है, डेंसिटी है, m मास है, v वॉल्यूम है, यानी इसका आयतन है। यहाँ लिख सकते हैं घनत्व को D से
और द्रव्यमान को m से। फिर देखिए आयतन को v से प्रदर्शित करते हैं। हमने इतना देख लिया। घनत्व क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं, उस वस्तु का घनत्व कहलाता है। जो भी कुछ कह सकते हैं। घनत्व इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, यानी द्रव्यमान में आयतन से हम भाग देते हैं और इसको हम स्मॉल d से दिखाते हैं m/v। d इक्वल टू m/v। m जहाँ द्रव्यमान है, v जहाँ पर वॉल्यूम है, और d इक्वल टू क्या है? डेंसिटी है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। शायद लोग नोट कर लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं और इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा। अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो क्लास को बार बार देख करके बीच बीच में पॉज करके यानी रोक करके उसको फिर से नोट कर लीजिएगा। अच्छा, उत्प्लावन बल क्या होता है? अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब थ्रस्ट, उत्प्लावन बल, बल तो पढ़े होंगे ना। अब आज आ जाइए उत्प्लावन। उत्प्लावन बल, अब थ्रस्ट, ठीक है। उत्प्लावन बल, बल का तो हम कई बलों के नाम सुने होंगे। टीसी बल, मशीनरी जो होते हैं, फिर इसके बाद गुरुत्वीय बल, घर्षण बल, बहुत से बल सुने होंगे, बहुत बल जानते भी होंगे। लेकिन अब हम एक ऐसे बल का बताने जा रहे हैं जिसको शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि कक्षा 8 में है। इसके पहले इसको नहीं पढ़े होंगे आप लोग। तो देखिए, पहले इसको सुन लीजिए। जैसे कोई हम वस्तु किसी द्रव में डालते हैं, इसे छोड़ देते हैं, तो वह वस्तु क्या होता है? वहां से द्रव हटाता है। जो हटता है द्रव, उस वस्तु पर क्या लगाता है? बल लगाता है, ताकि वह वस्तु उसमें डूबने ना पाए। इसी वजह से कोई वस्तु डूबती नहीं है किसी नदी या तालाब में, इस बल की वजह से, उत्प्लावन बल की वजह से। तो जैसे आप नाव देखते होंगे, नाव भी जहाँ चलती है वहां से पानी हटाती है, लेकिन पानी जो होता है नीचे से क्या करता है? उस पर एक प्रेशर यानी क्या कहते हैं, सॉरी, फोर्स लगाता है। वह फोर्स कैसा होता है? अपथ्रस्ट होता है। अपथ्रस्ट में होता है ऊपर की तरफ जो लगता है, इसको वस्तु को उठाने के लिए जो बल लगता है, वह उस वस्तु के लिए क्या होता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है, तो इस वस्तु को द्रव में डूबने से रोकने के लिए
देखिएगा, कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है, तो इस वस्तु को द्रव में डूबने से रोकने के लिए जो बल द्रव द्वारा वस्तु पर लगता है वह बल उत्प्लावन बल कहलाता है। जो बल द्रव द्वारा वस्तु पर लगता है उत्प्लावन बल कहलाता है। हमने भी समझाया, जैसे नाव होती है ना, जैसे मान लीजिए कोई प्लेट है, जैसे सपोज थोड़ी देर के लिए प्लेट है और यहाँ इसे है सतह, इसमें द्रव है। अब यह क्या होगी, प्लेट जो है इसमें द्रव में यानी पानी में सोचते हैं कि हम इसको छोड़ दें डूब जाए, लेकिन क्या होती है, पानी नीचे से एक बल लगाती है, उसको अब थ्रस्ट करता है, उसको उठाता है। अब माने ऊपर होता है थ्रस्ट के मतलब उठाने के लिए जो बल लगता है वही क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए और अपनी कॉपी नोट कर लीजिए और चित्र भी बना लीजिएगा। इससे आपका एक अच्छे से नोट्स भी तैयार होता जाएगा और आपकी आगे की कक्षाओं में या काम भी देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ट तक की है, आर्ट के अलावा आगे आप तैयारी करेंगे उसमें भी ये सहयोग देगा। इसलिए कोई भी क्लास मिस मत करिएगा और सभी क्लास को अटेंड करिए और समय से अपने विषय को रिवीजन करते जाइए। रिवीजन करोगे तो क्या होगा, आपका तैयारी होता जाएगा। और यह सब सुविधा किस पे मिल रही है, B1 क्लासेस पर, जिसको आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जिससे कि आप घर बैठे अपडेट पाते रहेंगे। एक खुशखबरी और भी है, आगे हम शायद 9th का भी साइंस पढ़ाएंगे। जो होंगे और बच्चे उनको बता दीजिएगा, वो लोग अपने घर पे इसको क्लास सब्सक्राइब कर लेंगे, कहीं कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं होगी, अपना पढ़ते रहेंगे। और ये समझिए फ्री है, किसी तरह कोई शुल्क देना नहीं है आपको। तो हो गया होगा, आगे हम चल रहे हैं पढ़ाने, इसको मिटा दे रहे हैं। कुछ दिन में डिजिटल बोर्ड मंगा लेंगे, उसमें तो और आसान हो जाएगा पढ़ाना, आसान भी हो जाएगा आप लोगों के लिए, अच्छा भी हो जाएगा, अट्रैक्टिव भी हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा इसमें और बताना था, जो बल होता है वस्तु के भार की दिशा के विपरीत में लगता है। देखिए जैसे अभी हमने बताया था ना प्लेट का, तो यह होता है पानी होता है इसमें, तो इसमें जो बल लग रहा है ऐसे लगता है ना, कि इधर इधर नहीं लगेगा, ये गलत है। यह ऊपर की तरफ में बल लगता है, जो उत्प्लावन बल लगता है, क्या होता है, उत्प्लावन बल जो होता है ऊपर की तरफ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ना कि नीचे की तरफ। इसको क्या करेगा, इसको उठाने की कोशिश करेगा, इसको ऊपर उठाएगा। तो आगे हम चल रहे हैं बताने आपको आर्किमिडीज सिद्धांत। अभी तक आप लोगों ने उत्प्लावन बल को समझ लिया, अब आगे चल रहे हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत बताने। तो इसको पहले मिटा देते हैं, तब बताते हैं। देखिए आर्किमिडीज सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह सभी के जीवन में उपयोगी है, जिसका जानना बहुत जरूरी है। और अगर नहीं जानोगे तो फिर समझ लीजिए कि सोचो कुछ चीज हमसे छूट गया है। तो आप लोग लिखिए पहले आर्किमिडीज का सिद्धांत।
आर्किमिडीज का सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ या थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पहले इसे सुन लीजिए। इनके अनुसार क्या है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी होती है। जैसे कोई वस्तु है, किसी द्रव में हम उसको पूरा डुबो देते हैं या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो उसके भार में क्या होती है, कमी होने लगती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यानी जो वस्तु है, अगर हम द्रव में डुबो दे रहे हैं तो वह वस्तु क्या होगी, वहां के द्रव को विस्थापित कर देती है, यानी हटा देती है। अच्छा, हटा देती है तो वह के उसके भार में क्या होने लगती है, कमी होती है। यानी जितना कमी होगा उतना द्रव वहां से हटेगा। दोनों का हम वेट करके चेक कर सकते हैं। इन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया था। अब लिखिए। अच्छा, ये कहाँ के थे आर्किमिडीज जी? आर्किमिडीज जो एक वैज्ञानिक थे, यूनान के थे। इन्होंने सर्वप्रथम क्या ज्ञात किया कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वह वस्तु उस वस्तु के भार में कमी होती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो आप लोग लिख लीजिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है, यानी महसूस होता है, दिखता है, प्रतीत होती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती। ध्यान दीजिएगा, आर्किमिडीज क्या थे? यूनान देश के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सिद्धांत दिया कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो वस्तु के भार में कमी होती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। अपनी कॉपी नोट कर लीजिए और मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप लोग देख लीजिए।
हो गया होगा शायद, आप लोग लिख लिए होंगे। आगे चलते हैं तब इसके आगे। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है, घनत्व को पढ़ लिए, फिर उसके बाद हम प्लावन बल पढ़ लिए, फिर आर्किमिडीज सिद्धांत पढ़ लिए। अब आते हैं प्लवन का सिद्धांत। प्लवन एक ये भी वैज्ञानिक थे, इनका भी एक सिद्धांत है, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए प्लवन का सिद्धांत, या प्लवन का नियम बोलते हैं इसको, जो भी कुछ है सिद्धांत लिख लीजिए। प्लवन का सिद्धांत, प्लवन का सिद्धांत पहले देखिए, जैसे या कोई एक बर्तन है, इसमें पूरा द्रव भर दिया है, ये क्या है, सब द्रव है और यह बर्तन है। अब इसमें देखिए थोड़ी देर, ये हो गया, इसके बाद यह हो गया, फिर इसको ए से डिनोट कर दे रहे हैं, इसको बी से दिखा दे रहे हैं, इसको ऊपर वाले को सी से। इसमें देखिए सब पानी ही है, चाहे जो द्रव ही भरा है, ध्यान देख लीजिएगा, क्या द्रव है। अब इसका वेट W इज ग्रेटर देन W1, W1 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ W बराबर W1, इसके बाद W इज स्मॉलर देन W1, इतना इसको बना लीजिए। देखिए W इज ग्रेटर देन W1, इसके बाद और इसके बाद क्या है, दूसरे में पहला तो ये हो गया, फिर दूसरे देखिए W इक्वल टू W1, फिर तीसरे में देखिए W इज स्मॉलर देन W1। ये तीन कंडीशन हैं। एक क्या है, जो वस्तु का भार है, देखिए पहली स्थिति में वस्तु पानी में डूब जाएगी। पहली स्थिति देखो वस्तु क्या है, ये जो हमको दिख रहा है ए है, वस्तु जो है पानी में डूब गई है, ठीक है। और दूसरी स्थिति में क्या है, वस्तु पानी पूर्णतः डूबी हुई तैरती है, मतलब पूरी डूबी हुई है, ये जैसे देखिए यहाँ पूरा एकदम डूबी हुई तैर रही है, क्या कह रहे हैं, तैर रही है। और तीसरी स्थिति में पानी की सतह पर, जो क्या है, पानी की सतह पर तीसरी स्थिति में वस्तु क्या है, तैर रही है, तथा इसका अंश, कुछ अंश पानी में डूबा है, कुछ अंश, थोड़ा सा, थोड़ा सा अंश के लिए मान लीजिए इसको, थोड़ा सा पानी में डूबी हुई है, शेष भाग सतह के ऊपर रहता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु का भार प्लावन बल के बराबर या उससे कम होने पर वस्तु तैरती रहती है। अगर देखिए वस्तु का भार अगर जो नीचे से बल लग रहा है, यानी प्लावन बल लग रहा है, तो उसके बराबर है या उससे क्या कहते हैं, कम है, तब भी क्या होगा, वह तैरेगी। इसे इतना बड़ा हम वस्तु लिए पानी में डाल दिए, अगर वहां से वो क्या कहते हैं, जो नीचे से बल लग रहा है उसके बराबर है, तब भी वह वस्तु क्या होगी, तैरेगी। लेकिन अगर उसके कुछ भार में कमी है वस्तु के, तब भी वह तैरेगी। इससे निष्कर्ष निकलता है। तो लिख लीजिए, वस्तु का भार कम वस्तु का भार उत्प्लावन बल के, वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर
या इससे कम होने पर वस्तु क्या होगी, द्रव में तैरती रहेगी। होने पर वस्तु तैरती है। अब देखिए, हम लोग नदी में नहाने जाते हैं, तालाब में नहाने जाते हैं, हम लोग तैर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है तो क्या होता है, हमारा भार जो होता है तो उस उत्प्लावन बल के बराबर हो जाता है या उसके उत्प्लावन बल से थोड़ा कम हो जाता है, अभी हम तैर पाते हैं। अगर ये दोनों ना हो जाए तो क्या हो जाए, हमारा भार ज्यादा हो जाए और उत्प्लावन बल क्या हो जाए, कम हो जाए। क्या होगा, देखिए जो W है क्या है, वस्तु का भार है, W1 क्या है, उत्प्लावन बल का मतलब जो लग रहा है उससे भार, तो उसके बराबर है। अगर ये क्या करते हैं, ज्यादा हो जाएगा, हमारा भार ज्यादा हो जाएगा तो हम नीचे क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। और हमारा भार अगर बराबर हो जाएगा उसके उत्प्लावन बल के, तब भी हम तैरेंगे। और एकदम अगर हमारा भार कम हो गया तब तो तैरना ही तैरना है। क्या हो गया, अच्छा इसको इतना नोट कर लीजिए, आगे इसमें लिखाते हैं प्लावन का सिद्धांत में। हो गया नोट, ठीक है आगे चलते हैं। इसको चित्र को बना लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है समझने के लिए कि भार जब हमारा ज्यादा होगा तो हम डूबेंगे, भार हमारा बराबर होगा तो हम तैरेंगे, भार हमारा अगर कम होगा तब भी हम तैरेंगे, लेकिन ज्यादा होने पर हम क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। इसलिए देखो नदी तालाब में कुछ लोग डूब जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका भार जो होता है मैनेज नहीं हो पाता है। तो आगे भी चल रहे बताने इसी में भी अब लिखिए सिद्धांत में, जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर, तो वस्तु देखिए ध्यान दीजिए, जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः होता है, तो तब वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है। ध्यान दीजिएगा, डूबी हुई तैरती है। क्या है, जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो तब वस्तु जो है पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती। देखिए जब हम सेकंड नंबर में दिखाए थे चित्र में, उसमें बना था, इसी को क्या कहते हैं, प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। इसका देखिए सिद्धांत में बताया गया है कि जब वस्तु द्वारा हटाया गया भार जो पानी के जो भार के बराबर होता है तो वस्तु क्या होती है, पानी में पूर्णतः डूबी हुई तैरती है। यानी डूबेगी नहीं, वह
तैरेगी, लेकिन कैसी डूबी हुई तैरेगी। पनडुब्बी देखे हैं, ठीक उसी तरह वो भी तैरती है, डूबी हुई रहती है, लेकिन एकदम पूर्ण से नीचे बैठ नहीं जाती डूब कर, वो तैरती रहती है। इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ अभ्यास कार्य करा दें। अभ्यास कार्य करा देते हैं। अब देखिए अभ्यास कार्य में क्या है, जैसे पहला है, यहाँ लिख दिया है अभ्यास कार्य। यानी अभ्यास कार्य वह होता है जब हम कोई चीज पढ़ा लेते हैं, उसको क्या करते हैं, जो उसमें प्रश्न रहते हैं उसको हम हल करते हैं। तो पहला हमारा देखिए सही विकल्प छांट कर करना है। क्या कह रहा है, का में देखते हैं, दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक है। विकल्प इसमें दे रहा है, देखिए 4 विकल्प दिया है। आ जो है न्यूटन मीटर, बा में देखिए क्या है विकल्प, किलोग्राम, और सा में जूल, द विकल्प में है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हमने इसके पहले पढ़ाया भी था कि दाब का उस तरह का मात्रा कैसा ही होता है, पास्कल होता है, फिर इसके बाद इसका जो सूत्र होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, द वाला। उत्तर में लिखेंगे हम द न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए हम अभ्यास कार्य आप लोग खुद से करिएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है। जब नहीं आएगा तो मैं उसको फिर से कराऊंगा। तो इतना आप लोगों के लिए इतना बता दिया है। इसको आप घर पे किताब उठाइएगा, कक्षा 8 की बुक और इकाई 11 जो है विज्ञान, दाब बल तथा दाब में इस अभ्यास कार्य करिएगा और जो भी प्रश्न है उसको करिएगा। नहीं आता है तो मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही बस। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिएगा। ओके, बाय।